हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जैसे हम सारे चैप्टर्स करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पूरा आईसीएसई 2025 लेटेस्ट सिलेबस आपके सामने है। हर एक टॉपिक हम कवर करते हैं, देखते हैं कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे ये डिस्कस करेंगे हम, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसमें हमारा ज्यादा फोकस रहता है। ये थोड़ा एक क्विक रिवीजन होता है, इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर हम जान के जाते हैं। यहाँ से चैप्टर क्या हमसे कहना चाहता है, हर एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हमसे बोल रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अब देखो क्या होता है, लेट्स से ये मैंने जो एरो बनाया है, या ये मैंने जो एरो बनाया है अभी, इससे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, लाइट। ये रिप्रेजेंट करती है फिलहाल के लिए मेरी लाइट। लाइट को मैं एक एरो से, जिसको मैं रे बोलूंगा, इस रे से मैं लाइट को रिप्रेजेंट करूंगा। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। ये जो रे है इससे मैं लाइट को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब जब भी एक लाइट मूव कर रही होती है, लाइट मूव करती है, हर जगह मूव कर रही है। सन से सर मेरे पास तक लाइट रेज आती है, क्या बोलते हैं हम, लाइट रेज आ रही है। ध्यान देना, लाइट रे को मूव करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, यहाँ तो एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है हमारे अर्थ में, बट स्पेस में तो देयर इज नो मीडियम। वहां से भी लाइट ट्रैवल करके आ रही है, तो लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है, लाइट हमारी किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, उसको मीडियम की वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। तो वहां से ट्रैवल होते हुए लाइट मेरे पास आती है। अब होता क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, कुछ स्पीड से आती होगी लाइट, जब ट्रैवल होके आ रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड से आती होगी। तो लाइट जब एक सरफेस से, मान के चलो ऊपर मेरे पास कोई सरफेस है एयर, ठीक है, ऊपर एयर है, नीचे है भाई वाटर, नीचे वाटर है। अब होता क्या है, जब ये लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एक्चुअली में लाइट को क्या जाना चाहिए था, मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, यही तो डायरेक्शन थी लाइट की, बट एक्चुअली में लाइट रे यहां पे बेंड हो जाती है और वो क्या हो जाती है, टेढ़ी चले जाती है। वो सीधी रही थी, जैसी मीडियम में चेंज आया, ध्यान देना, जो आसपास का उसका मीडियम था उस पे जब चेंज आया तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई, लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई। अब इससे पहले हमें यह भी समझना होगा, कुछ परसेंटेज लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गई होगी यहां से। वो डिपेंड करेगा बाउंड्री पे, कैसी टाइप की बाउंड्री है। जैसे मिरर में आप अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो, राइट, तो लाइट जब किसी सरफेस में जाती है वहां से थोड़ा पेनिट्रेट, रिफ्रैक्ट तो होगी, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये जो ऊपर डॉटेड से मैंने बनाई है, इसको मैं रिफ्लेक्शन बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, रिफ्लेक्शन। और नीचे वाली रे आप देख रहे हो रेड कलर वाली, जो बेंड हो गई है, इसी बेंडिंग को ध्यान देना, जब लाइट रे आराम से अपनी मीडियम में चल रही थी, वहां कोई बेंड नहीं हुआ, आराम से स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट चल रही थी। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, पॉइंट नोट करना, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट ने अपना रास्ता बदला, लाइट बेंड हुई, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। वो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, उसी को हम, इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। सो मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वो बेंड हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं चलेगी, ठीक है, बेंड हो जाएगी। इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया, इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और सरफेस में कुछ परसेंटेज लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये रिफ्रैक्शन, सर आपने ये तो बता दिया लाइट बेंड होगी, अब ये बता दो किस डायरेक्शन में बेंड होगी। दो साइड बेंड हो सकती है, तो ध्यान देना, उसके लिए मेरे को एक स्टैंडर्ड डायग्राम समझना पड़ेगा। मान के चलो ये बाउंड्री है, दो मीडियम तो आपको चाहिए, ऊपर मान लो फर्स्ट मीडियम, नीचे सेकंड मीडियम में लाइट रे आराम से ला 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 करके आ रही थी, और यहाँ पे उसको क्या मिला, इस पॉइंट पे, रेड कलर का मैंने पॉइंट बनाया, लेट्स से ओ, इस पॉइंट पे मीडियम चेंज होने वाला है। अब इस पॉइंट के आगे जैसी लाइट जाएगी, मीडियम का चेंज होगा, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो बेंड तो ऑब्वियसली होगी सर, क्योंकि आपने बोला है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बेंड होती है। तो यहां पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल,
यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूँगा, पहला पॉइंट मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। अब सर नॉर्मल होता क्या है, किसी भी बाउंड्री पे, बाउंड्री मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस, सॉरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो उस सरफेस पे आपको एक 90 डिग्री बनाना होता है। 90 डिग्री बनाना है तो इस सरफेस में 90 डिग्री मैं देखो बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, ये होगा वो 90 डिग्री, ब्लैक पेन से बना दिया मैंने। दिस इज दैट 90 डिग्री जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इज नथिंग बट 90 डिग्री ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट, जहां लाइट रे आई है वहां पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया। किसके नॉर्मल होनी चाहिए ये, अब देखो मान के चलो सर सरफेस ऐसा होता, मेरी लाइट रे ऐसी आ रही होती, तो क्या अभी भी आप नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट बनाते, नहीं, गलत, क्योंकि ये थोड़ी इसके साथ 90 बना रहा है, ये तो कुछ एंगल थीटा बना रहा है। नॉर्मल मतलब वो लाइट रे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि नॉर्मल कैसे बनती है, ये बेसिक है इस चैप्टर का। देखो मैं बेसिक में टाइम लूंगा आपका, उसके बाद का सारा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, तो आपको बेसिक समझना है। ठीक है सर, नॉर्मल बनाना समझ गए। सरफेस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हो। सरफेस ऐसा हो गया तो नॉर्मल फिर भी कोई स्ट्रेट ऐसे नहीं बनेगा, वो फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट मीडियम मान के चलो एयर है, सेकंड मीडियम मान के चलो वाटर है। अब एयर ना थोड़ा रेयरर मीडियम है, रेयरर, ठीक है, एयर थोड़ा रेयरर मीडियम है। वाटर में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, डेंस है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, दिस इज डेंसर मीडियम। अब जब लाइट मेरी रेयरर में, खुला खुला सा दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, रेयरर मीडियम हो गया, यहां से जब डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। और चेंज में भी क्या, कम या ज़्यादा होगी सर, देखो अगर डेंसर में जा रहा है तब तो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और अगर रेयरर में जाता तो क्या होती, बढ़ जाती। रेयरर में और खुला खुला उसको मिल जाता, हम ऐसे समझ रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब लाइट जो डॉटेड से सीधी जाने वाली थी वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो चुकी है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। समझ आया। तो ये वो ब्लू वाली लाइन जो आपने ड्रॉ करी ये थी इंसिडेंट रे, एक सिंगल लाइट की बीम को रे बोलते हैं। और जो बाहर रेड वाली रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्ट हुई, सर दूसरे मीडियम में गई है तो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्ट तो ये है पर्पल वाली जो उसी मीडियम में वापस चले जाती है थोड़ी, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में गई है तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और जो ब्लैक कलर से सर आपने बनाया है ना ये, दिस इज नॉर्मल। तो तीनों चीजें मुझे समझ आ गई, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड। अब अगर वाटर से एयर में जाए तो क्या होगा, तो अब हम फटाफट से ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा सरफेस हो गया, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई सर, वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सर ये वाटर था, वाटर तो सर डेंस मीडियम है, बहुत डेंस इन कंपेयर टू एयर। एयर तो सर ये जानी तो सीधी चाहिए थी, पर जैसे ही इसको एयर एक रेयरर मीडियम मिला, इसकी स्पीड बढ़ी और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गया। समझ आया। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी खुला खुला स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, डेंस है, स्पीड कम हो जाएगी तो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट यहां पे हुई है, यही स्नेल्स के लॉ है। क्या बोला है रिफ्रैक्शन के लॉस, क्या बोले उसने, एक जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और जो आपकी नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये पहला रूल है। अब इसको समझने का तरीका क्या है, मान के चलो ये प्लेन है, मेरा हाथ ये प्लेन है, यहां पे इंसिडेंट रे आई, ये इसी प्लेन में, नॉर्मल आपने बनाया इसी प्लेन में बनाया, और रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब इसको सीधा जाना था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ये भी इसी प्लेन में है। इसका मतलब अगर मान लो लाइट इस प्लेन में चल रही थी, ये अपना प्लेन छोड़ के ऐसे नहीं भाग जाएगी कहीं, इसी प्लेन में ऊपर नीचे घूमेगी, रिफ्रैक्टेड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे होगा। बट ये अपना हाथ जो मेरा सरफेस है ये नहीं छोड़ेगी लाइट, ऐसे नहीं है दूसरे मीडियम में घुसी और लाइट इधर भाग गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट कि एक ही प्लेन में है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। आई होप सब समझ गए होंगे इजीली कि वो अपना प्लेन नहीं छोड़ेगी लाइट,
जिस प्लेन में वो मूव कर रही है वो नहीं छोड़ी, उसी में ऊपर नीचे बेंड होगी, जो मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे 3D फिगर बना के, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या बोलता है, अब देखो ये तो पता चल गया बेंड होगी, पर कितनी बेंड होगी वो डिपेंड करता है कि कितना रेयरर और कितना डेंसर एक मीडियम है, और उसी के लिए हम निकालते हैं कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रही है हम, रिफ्लेक्शन की नहीं। तो रिफ्रैक्शन बोलता है क्या, यहां देखो कि ये वाला तो हो गया एंगल, कौन सा एंगल हो गया, आई। ध्यान देना कोई भी इस एंगल को आई नहीं बोलेगा जो मैंने येलो से बनाया, हमेशा नॉर्मल से लगा हुआ एंगल होता है आई, ठीक है, हमेशा नॉर्मल से लगा हुआ एंगल क्या होता है, आई होता है। अब देखो जो येलो वाला मैंने ड्रॉ करा है नीचे, उसको कोई भी आई नहीं बोलेगा, और ये गलती आप लोग करोगे, इसीलिए मैं अभी ही बोल रहा हूं आई कौन सा, जो नॉर्मल से लगा है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है वो आई है। वैसे ही सर रिफ्रैक्शन के केस में भी होगा, जो नीचे रेड वाली रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उसको भी आप नॉर्मल से देखोगे, उसको भी हम नॉर्मल से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, वही वो बताएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये दोनों एंगल सेम है, नहीं है। याद करो रिफ्लेक्शन के टाइम पे दोनों एंगल सेम होते थे, पर रिफ्लेक्शन तो सर उसी मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन ये नीचे जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, तो एंगल भी चेंज होगा, एंगल भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे एंगल आई और एंगल आर क्या दोनों डिफरेंट होंगे, जी सर दोनों डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि बेंड हुई है लाइट। अब सर ये बेंड हो क्यों रही है लाइट, समझना इसको, लाइट बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि मीडियम की डेंसिटी चेंज होने के कारण लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, और लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो रही है। समझ आया, क्लियर है। वो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई तुमने ड्रॉ करके तो बता दिया लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, हर बच्चा ड्रॉ करके बता रहा है, बट ये बताओ क्यों बेंड हो रही है, इसका रीजन ये है, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी स्लो बेचारी लाइट हो जाएगी। समझ आया। और इसी चक्कर में हर बार हर अलग अलग मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होगी, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ, और लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, विच इज द ओनली क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज। इसका आंसर आप फटाक से फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मेरी बात समझ आई। अब देखो मैं लिख के बता देता हूं, देखो क्या, पहली चीज ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही बनाया है, ये येलो वाला कोई भी नहीं बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है इनके अगर साइन ले लूं मैं, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, इन्हीं का रेशियो कांस्टेंट होता है किसी दो मीडियम के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से कर लो या एन से कर लो, वो आपकी मर्जी है, कहीं कहीं म्यू से लिखते हैं कहीं एन से लिखते हैं। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, जहां लाइट जा रही है, कहां जा रही थी लाइट, फर्स्ट से सेकंड में, तो ये सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसी एक मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते, किसी के रिस्पेक्ट में तो चाहिए ना। अगर मान लो एयर ही एयर है सिर्फ, या वाटर ही वाटर है, वहां पे तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, जब तक आपने बोला सर दूसरा मीडियम नहीं आएगा तब तक बेंडिंग नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब ध्यान देना, आखिरी बार, इस बार हमें याद रहेगा सर अब सब कुछ। लाइट रे आई, ये था मेरा वाटर, ये था सर मेरा ग्लास। वाटर सर रेयरर मीडियम है, सर वाटर रेयरर कैसे हो गया, अभी तो आपने उसे डेंसर बोला, अरे ग्लास के कंपैरिजन में तो रेयरर है ना, ये है रिलेटिविटी, ठीक है। मैंने सर नॉर्मल ड्रॉ करा डॉटेड से, सर ये हो गया एंगल आई जो मैंने बनाया, सर डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल सर बेंड हो जाएगा, आपने बोला था, और ये हो गया सर एंगल आर। अब इन्हीं का रेशियो अगर मैं ले लूँ सर, साइन आई अपॉन साइन आर, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जहां लाइट जा रही है, ये है सेकंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, नो, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ आया, समझ आया, क्लियर है सर। दो मीडियम, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूंगा, हमेशा मैं किसकी बात करूंगा, दो मीडियम्स की बात करूंगा, ठीक है। अगर यही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालता,
अभी मैंने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला, वाटर निकाला। अगर मैं यही विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालूं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इजी है। तो आपसे वो पूछ सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है भाई, तो बहुत इजी, एब्सोल्यूट कौन सा, जब भी हम एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब अगर फर्स्ट मीडियम एयर दूसरा मीडियम ग्लास, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और ऐसे ही हम डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आता है सर, बहुत अच्छे से समझ आता है कि लाइट रे बेंड होगी, दोनों का रेशियो जो है वो म्यू जी ए या किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, ध्यान देना सेकंड मीडियम जहां लाइट जा रही है वो उसका होता है विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई है। अगर ये म्यू जी ए होता तो मान के चलो कहीं पे सिर्फ म्यू जी लिखा है, इधर लिखा ही नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, आपको समझ जाना है वो एब्सोल्यूट दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, एयर के। अब हमसे कोई ट्रिक नहीं कर सकता, क्लियर है? ओके। वेवलेंथ चेंज होगी क्या एक मीडियम से दूसरे जाने में? हाँ सर होगी। स्पीड चेंज हो गई क्या? हाँ सर होगी। क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ऐसा वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ द लाइट। सर क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर। अब देखो क्या बोला इसने, क्या इसने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लो, दोनों लॉ पढ़ लिए सर। दो कैसे पढ़े, एक पढ़ा कि तीनों रे एक ही प्लेन में होगी, एक दूसरा क्या पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑन स्पीड, क्या स्पीड बदलेगी? हाँ। क्या वेवलेंथ बदलेगा? हाँ। एंड फ्रीक्वेंसी एफ, समझ आया? ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, कंडीशंस फॉर अ रे टू पास अनडिविएटेड, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रे आई और सीधा निकल गई? कि तभी पॉसिबल अगर दोनों मीडियम का डेंसिटी सेम है, मतलब ये भी एयर है ये भी एयर है, मतलब मीडियम का चेंज नहीं हुआ। एक ये और दूसरा एक और कंडीशन हो सकती है सर, अगर मान के चलो कोई लाइट रे सीधा परपेंडिकुलर गिर गई और नॉर्मल भी उसी में हो बन जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी नॉर्मल भी, इस केस में एंगल आई कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना? नहीं, एंगल आई क्या होगा? 0 डिग्री होगा सर। 90 तो तब होता जब आई ऐसा होता इंसिडेंट रे और नॉर्मल ऐसा, पर अभी आई भी ऐसा है नॉर्मल भी ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब एंगल आई 0 होता है या किसी मीडियम में लाइट परपेंडिकुलर गिरती है उस केस में डिविएशन नहीं होता है, लाइट पासेस सीधी निकल जाएगी, ये लाइट आएगा आपके पास ऐसा चीज़। समझ आया? ये भी हमने देख लिया, आगे बढ़े। देखो देख लिया। अब क्या बोल रहा है, वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर, ग्लास एंड वाटर। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कहीं नोट कर लो, स्पीड ऑफ लाइट जब वैक्यूम से आ रही होती है या एयर में आ रही होती है इतनी होती है। और इसी वैल्यू को मैं सी लिख लेता हूँ, जो कहीं भी सी लिखा हो, स्मॉल सी। ठीक है, इसको याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आप यूज्ड हो जाओगे इस चीज़ के। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोल रहा है C/V और V बोल रहा है एफ लैम्डा। ये एक समझ नहीं आया सर, आपने तो बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है sin I अपॉन sin R, और तो हमें कुछ नहीं पता है। पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V क्यों बोलता है? ये इसलिए बोलता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बोला था, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर इसी को मैं एक और फॉर्मूला बनाऊँ तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितनी है, लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में कितनी है। अगर आपको ये पता है इनका रेशियो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो दो फॉर्मूला बन गया है मेरे पास। एक तो अगर आप उसने साइन आई साइन आर दिया है आपको, दूसरा अगर स्पीड भी दी है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको पता है एयर में कितनी है स्पीड, वाटर में कितनी है, उनको डिवाइड करो, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगी, वाटर की। समझ आया? V1 अपॉन V2। इस केस में ध्यान रखना ऊपर V1 रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, और जिसकी निकालनी है उसका नीचे, सीक्वेंस याद रखना। और दूसरा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट हमेशा वेलोसिटी होता है। अगर मैं एयर की बात करूं तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और वेलोसिटी ऑन लाइट इन एयर तो क्या होता है सर, c होता है। समझ आया? ये c मैंने सर आपने v होता है पर आपने c क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं कब जब एयर की बात करूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी 3 × 10⁸। क्लियर है? ठीक है,
आगे बढ़ूँ, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी आ सर, वैल्यूज़ ऑफ म्यू फॉर कॉमन सब्सटेंसेस सच एज वाटर, ग्लास एंड डायमंड, इन तीनों के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है आपको याद रखनी है। 1.3 होती है, 1.7 होती है, 1.8 होती है, कितनी होती है, किसके लिए, वाटर, ग्लास और डायमंड के लिए। याद रखिएगा, चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे मेमोराइज वाली चीज़ पूछने के लिए, बट हम याद रखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक, लेटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान देना। एक आता है आपके पास क्वेश्चन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन आता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो मान के चलो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ढंग से सुनना मेरी बात, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इसके आसपास एयर है पर ये वाटर है। अब मेरी लाइटर आई, लेट्स से मेरी लाइटर ऐसे आ गई, मस्त लगे। क्या ये सर इंसिडेंट रे हुई, हाँ सर इंसिडेंट रे हुई। क्या सर मैं इसमें फटाक से नॉर्मल बना दूंगा, हाँ सर नॉर्मल बना दूंगा। एंगल आई सर मार्क कर लूँ, ये वाला इस बार गलती नहीं करूँगा, नॉर्मल के साथ बनता है। अब बेचारी लाइट एयर में थी, डेंसर मीडियम में गई, सर टूवर्ड्स और नॉर्मल इसको बेंड कर दूँ, कर दिया भाई, एंगल आर ये वाला हो जाएगा, हो गया। अब फिर से सर इस पॉइंट पे, फिर अब वापस एयर में जाएगी, इस बार सर फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, कर दो भाई। इस बार जब ये वापस एयर में जाएगी तो क्या ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सर वापस एयर खुला खुला, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगी, तो लाइट गई ऐसे। अब जो स्टार्टिंग, इसको इमर्जेंट रे बोल देंगे, वैसे तो रिफ्रैक्टेड हुई बट नाम इसका इमर्जेंट रख दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो सर जो स्टार्टिंग में जो रे आ रही थी ना, एक्चुअली में मेरी रे ये थी, पर ग्लास स्लैब का यूज़ करने से ये रे मेरी देखो इतना डिस्प्लेस हो गई, इतना ध्यान देना, इतना डिस्प्लेस हो गई। इसी को बोलते हैं लेटरल, ध्यान देना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास स्लैब रखने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और ये दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और बाहर जो दोनों रे आई ये दोनों पैरेलल निकल के आती है, मतलब मीट नहीं करेगी आगे जाके कहीं। तो ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा आपके पास डायरेक्ट कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट बना दो ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की मदद से, या आप बताओ कि व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स एट अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंप्लीट द डायग्राम, या व्हाट हैपेंस, या व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। आएगा, फटाक से बनाना है, 3 मार्क्स लेके जाने। कॉन्सेप्ट आपको बता दे, एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो देखो कितना ईजी हो गया सब कुछ, समझ आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो कि क्या है, क्रिटिकल एंगल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें आता है और हम देखो कैसे समझते हैं। मान के चलो ये नीचे इस बार डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, कोई मुझे नहीं पता कौन सा है, वो आपको देगा, बिना नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा लाइट कहाँ बेंड होगी, ठीक है। अब देखो तो लाइट रे ऐसे जा रही थी आराम से, यहाँ पे आया नॉर्मल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आया नॉर्मल, सर लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि रेयर में जा रहा है, स्पीड बढ़ जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है सर, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वेवलेंथ जरूर चेंज हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। अब मैंने थोड़ा एंगल फिर ऊपर कर दिया, थोड़ा यही ब्लू वाली लाइन का, ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब थोड़ा और ऊपर कर दिया, लेट्स से ये, अब जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही थी तो देखो इस पर बची ही नहीं जगह, तो ये बाउंड्री से निकलते हुए ऐसे बेंड हो गए, फाइनल बाउंड्री से टच होते हुए चले गए। इस केस में, रेड वाले केस में क्या एंगल आर ये होगा, ठीक है, ब्लू वाले केस में क्या एंगल आर ये होगा, बट येलो वाले केस में एंगल आर जब ये होगा तो क्या एंगल आर 90 है, इसके आगे तो जगह ही नहीं बची सर, अब दूसरे मीडियम में कैसे बेंड होगी लाइट। ध्यान देना, ये वाली रे कौन सी वाली, जो मैंने ये स्किन कलर वाले पेन से बनाई है, इस रे को जो यहाँ पे ये एंगल आई बनाएगी, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों इसे क्रिटिकल एंगल बोला है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में ले आता है, क्योंकि इसके बाद वाली अगर मैंने मान के चलो सर इसके बाद तो जगह नहीं बची, तो ये पर्पल वाली रे का क्या होगा, ये पर्पल वाली रे आप बाहर नहीं जा सकती, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा।
रिफ्लेक्शन तो सर मतलब ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे आ जाएगी क्या? हाँ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझे? ईजी है। क्रिटिकल एंगल तक से छोटे वाले जितने एंगल्स थे उसमें तो उस बाहर जगह थी उनके पास, तो बाहर रिफ्रैक्ट होते गए। जैसी क्रिटिकल एंगल आया तो लास्ट जो होप थी हमारी 90 डिग्री बना के वो रिफ्रैक्ट हो गई, बट उससे आगे वालों के लिए उस मीडियम में कोई जगह नहीं बची, इसलिए वो क्या रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर गई। तो ये जो पर्पल वाली रे है, सर ये पर्पल वाली रे तो दूसरे मीडियम में पहुंची नहीं, इसका क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, क्या मैंने आपको बताया था जो ये ब्लू वाली रे में बना रहा हूं, ये वाली रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई सॉरी बाहर, और कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट भी होती है, ये मैंने आपको बताया था, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होती है। बट सर जो आपने ये पर्पल वाली बनाई है ना, ये तो रिफ्रैक्ट हुई नहीं बिल्कुल भी, सारी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला है। राइटिंग देख लेना आप और सुनने में ज़्यादा ध्यान देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपसे बताऊं क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा भाई इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन ही बोल देते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बोलने की क्या जरूरत थी? नॉर्मली भी तो रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट रेस के, बट जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होते हैं ना लाइट रेस के, वो कुछ परसेंट हो पाते हैं, आधे से ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती है, या 90% रिफ्रैक्ट होगी, 10% रिफ्लेक्ट होती है, या 90% रिफ्लेक्ट होगी, 10% तो रिफ्रैक्ट होगी। इस वाले केस में ना ऊपर तो जगह ही नहीं बच रही है, तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। ध्यान देना ये तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल से बड़े वाले एंगल पे आप लाइट थ्रो करोगे। ऐसे नहीं क्रिटिकल एंगल 30 है और 20 पे आपने लाइट थ्रो कर दी, बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल 30 है तो 30 से ऊपर वाली जितने एंगल वाली रेज होगी सबका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। डायमंड एक टाइप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि डायमंड में जब लाइट रे जाती है ना अंदर, उसका क्रिटिकल एंगल, उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो 20 है। अब अंदर जाके जितनी भी लाइट रेज 20 से ज़्यादा वाला क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी, वो सारा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, तो अंदर ही फंस जाएगी लाइट, बाहर ही नहीं आ पाएगी कभी, तो उसका अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो डायमंड शाइन करेगा। समझ आया? तो दैट इज ऑल अबाउट एंगल्स। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ी कोई एंगल से पे आपने लाइट फेंकी है तो क्या होगी? हमेशा अंदर ही रिफ्लेक्ट, इसको बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक फेनोमेना देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक इमेज ली, मान के चलो कोई भी है, और यहां रख दिया मैंने एक प्लेन मिरर, या कुछ भी मिरर या स्लैब जो भी आप माने। अब मैं इसकी इमेज निकालूंगा। देखो एक लाइट तो सीधी चले गई रे, एक लाइट रे मान लो ऐसे चले गई। अब ध्यान देना क्या होगा इसका साथ? सर इसका होगा क्या? थोड़ी लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल में, एंगल आई एंगल आर, थोड़ी अंदर रिफ्रैक्ट होगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब इसके वजह से ध्यान देना, पहली वाली के वजह से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी ऐसी, फर्स्ट इमेज। अब ध्यान देना यहाँ पे जो ये वाली बाउंड्री है, यहाँ से लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। अब कौन सी वाली बाउंड्री से, मैं बना देता हूँ, इस बाउंड्री से लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, कि यहाँ पे आपने ब्लॉक कर दिया उसको, लाइट रे को ऐसा मटेरियल बना दिया जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये येलो वाले से बाहर नहीं जाएगी अब लाइट, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, अब वापस इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाली थी मान के चलो 10% रिफ्लेक्ट हुई और 90% रिफ्रैक्ट हो गई। अब जो 90% थी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्ट हुई पर लाइट रे बाहर तो आएगी ही नहीं, ठीक है, लाइट रे बाहर तो आएगी नहीं। अब क्या होगा, सेकंड टाइम इस मीडियम में जाएगी जब लाइट, तो क्या होगा, इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो 90% का रिफ्रैक्शन मान के चलो, फिर से 90% ये वो हो जाएगी, तो 90% का 90% आपको निकालना है, मतलब 81%। समझ पाया है कोई? कोई नहीं समझ पाया तो मान के चलो ऐसे चलेगा ही कहीं, और सेकंड कहीं भी आपकी सेकंड मीडियम, वो आप डायग्राम में देख लेना,
तो इसका मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ऐसे करके फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, इसके मल्टीपल इमेजेस बनेगी। तो मैंने ये क्यों बनाया डायग्राम, ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो सेकेंड वाली रे है, अगर आप देखोगे पहली वाली जो थी, जो रिफ्लेक्ट हुई, वो सिर्फ 10% हो पाई। दूसरे केस में जब इस सरफेस में फिर से लाइट आई, जो पर्पल वाला सरफेस है उसमें जब फिर से लाइट आई, वो 90% रिफ्रैक्ट वाली आई, पहली बार रिफ्रैक्शन वहां पे बना। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो सेकेंड इमेज बनती है वो ब्राइटेस्ट होती है, सेकेंड इमेज ब्राइटेस्ट होती है, क्योंकि पहली वाली जो बनी वो रिफ्लेक्शन से बनी, और रिफ्लेक्शन से सिर्फ 10% हुआ था। दूसरी बार लाइट अंदर गई, ब्लॉक हो रखी थी, ब्लॉक होके फिर से बाहर आई, बाहर आके जब रिफ्रैक्ट हुई, अब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है ना लाइट, इसमें मान के चलो रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन फिर 90% हुआ, तो उस 90% वाले रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी सेकेंड वाली, वो ज्यादा ब्राइट होगी ना, कि 10% रिफ्लेक्शन वाली होगी ब्राइट। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से इसको समझाता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। देखो क्या है, इस बार देखो कैसे फटाक से समझ पाओगे आप। ये लाइट जा रही थी यहाँ से आराम से, ला 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 ला, 10% रिफ्लेक्ट हुई, आधे से ज़्यादा, इस 10% जो रिफ्लेक्ट हुई इसके वजह से एक इमेज बन गई, मान के चलो ब्लू इमेज, फर्स्ट इमेज। फिर लाइट अंदर गई, अंदर जाके फिर बाहर आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन जो मैक्सिमम होता है 90% मान के चलो, इसके वजह से भी एक लाइट रे फॉर्म हुई, सेकेंड वाली। अब बताओ फर्स्ट वाली अच्छी या सेकेंड वाली अच्छी? सर सेकेंड वाली अच्छी, क्योंकि 90% इसकी इंटेंसिटी होगी। दैट इज वाई सेकेंड इमेजेस इज द ब्राइटेस्ट। समझ आया क्यों? क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन वहां पे हो रहा है। जो फर्स्ट इमेज बनी है वो रिफ्लेक्शन से बनी है, 10% रिफ्लेक्शन से, दूसरी वाली 90% वाले से बनी है, रिफ्रैक्शन से। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द सेकेंड इमेज, दैट इज वाई सेकेंड इमेज इज ब्राइटेस्ट। ये 10 और 90 मैंने सिर्फ एक नंबर्स लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही होगा, 15 नहीं हो सकता, इसका मतलब कम होती है। 10 मतलब 90 के मुकाबले 10 कम है ना। समझ गए आप लोग? अब बस समझ गए सर हम। आ जाओ, तो देखो मल्टीपल इमेजेस इन थिक प्लेट और मिरर, कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है इसमें? सेकंड। डायग्राम बनाने के पूछेगा, बना लोगे? चांसेस कम है पर बना देना, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप बाकी आपके बुक में भी डायग्राम दिया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, हमसे भी अच्छा, वहां से आप देखोगे। सेकंड इमेज क्यों ब्राइटेस्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है भाई। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये प्रिज्म मैंने आपको बताना है अभी, ठीक है। इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे आराम से। सिंपल एप्लीकेशंस, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ इन ऑब्जेक्ट्स इन ग्लास, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक इन वाटर। देखो कितनी आसान चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? म्यू का एक और फॉर्मूला बताऊं आपको, रियल डेप्थ होल अपॉन अपेरेंट डेप्थ। सर आप तो फॉर्मूले पे फॉर्मूला बता रहे हो, पहले आपने बताया था म्यू का फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। उससे पहले एक और बताया V1 अपॉन V2, अब एक और बता दिया रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा आपके पास। इसका मतलब क्या है? देखो मान के चलो आपके पास एक बॉडी है पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर है, यहाँ पे बॉडी आराम से बैठी है, आपकी आंखें बाहर है। अब आपकी आंखें वही देखती है जहाँ से लाइट आई है, तो इस बॉडी ने क्या किया, ऊपर की साइड लाइट गई, फटाक से आपने नॉर्मल बनाया, पानी नीचे डेंसर था, बाहर एयर रेयरर है, फटाक से इसने स्पीड पकड़ी और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, ऐसे करके अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। बट आपको क्या दिखेगा, ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये लाइट तो कहीं यहाँ से आ रही है भाई, ये लाइट तो कहीं सीधे से आ रही है। आपको ये नहीं दिखेगा ये लाइट तो नीचे आके बेंड हुई, आपको तो आपकी आंखें तो स्ट्रेट देखेगी बिल्कुल। तो आपको क्या दिखेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ नहीं, ये ऊपर है, ऐसा आपको ऊपर से दिख रहा होगा। तो कभी आप अपना हाथ डालिए पानी के अंदर, आपको नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ ऊपर की साइड दिखेगा। वो इसीलिए क्योंकि वो लाइट रे जो फेंक रहा है वो बेंड होके आपके पास आ रही, तो आपको सीधा ऊपर दिख रही है थोड़ी, क्योंकि आपकी आंखें आपको वही दिखाएगी जहाँ से लाइट आई है, वो नहीं दिखाएगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझ पाए क्या बोला हमने? आपकी आंखें आपको वही दिखाएगी जहाँ से लाइट आ रही है। तो मुझे तो ये ब्लू वाली आपकी आंखें तो बाहर से ये देखेगी यहाँ से लाइट आ रही है, तो आपको ये अपेरेंटली ऊपर दिखेगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो कहीं डूबा हुआ होता है वो नीचे नहीं दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, मतलब रियल डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होती है, अपेरेंट डेप्थ हमें थोड़ा कम दिखाई देती है। सो दिस इज अपेरेंट एंड रियल डेप्थ। अपेरेंट मतलब जो हमें दिख रही है कितनी गहरी है, और रियल में ज़्यादा गहरी है, और यही डेप्थ को यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ वाला। समझ आया?
इससे सिंपल न्यूमेरिकल्स और सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? हो, मज़ा आ रहा है अभी तक, ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें सर चैप्टर पढ़ने में। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या है, ऐसे हम भगा के चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि मैं छोटी छोटी चीज़ आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि आप भूले ना कुछ भी और आपका आइडिया रहे हर चीज़ का। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा क्विक हो सकते हैं, थोड़ा सा हम उड़ के जा सकते हैं, बट आप अगर क्वेश्चंस भी मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो गारंटीड आपके फुल मार्क्स। PYQ उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ गए क्या? हाँ सर, जब डेंसर से रेयर में जाती है एक पॉइंट आता है क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे लाइट बिल्कुल 90 डिग्री से बाहर निकलती है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उससे ऊपर जितनी जो लाइट रेज होती है उनके लिए बाहर जगह नहीं होती, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्रिटिकल एंगल सर वो एंगल जिसके लिए लाइट रे बाहर वाला 90 डिग्री होता है। कंडीशन समझ लेना, ये तभी होगा जब डेंसर से रेयर में जाएगी। रेयर से डेंसर वाले केस में कभी ऐसा केस नहीं बनता है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तभी तो बाहर की तरफ मुड़ेगी, रेयर से डेंसर में तो अंदर की साइड मुड़ती है, तब कैसे जगह नहीं मिलेगी? तब तो जगह ही जगह है, ठीक है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म कंपैरिजन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मेरा क्वालिटेटिव ओनली, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेना यार, डायमंड होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है ताकि सारी रे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो, कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी कहानी हमने बताई है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। सर ये कैसा आ गया? अब एक और फॉर्मूला सर, देखो बहुत ही ईजी है, ढंग से सुनना मेरी बात। सर आपने बताया था म्यू का एक फॉर्मूला होता है sin i/sin r, उसके बाद आपने बोला एक और फॉर्मूला का याद कर लो, v1/v2। ये μ21 का फॉर्मूला है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो 1μ2 का एक और फॉर्मूला आपने बताया सर, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ है, ये भी फॉर्मूला बता दिया आपने। अब एक और, अब क्या बोल रहा है वो, क्या बोला उसने, म्यू का एक और फॉर्मूला 1/sin c, ऐसी करके कुछ, तो देख लेते हैं क्या बोला है। देखो आप मुझे एक बात बताइए, ये क्रिटिकल एंगल है जब एंगल c, तो बाहर वाला एंगल कितना 90, तो म्यू क्या हो जाएगा sin i/sin r, ठीक है। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला, तो म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा sin i/sin i। नहीं समझे? रेसिप्रोकल कर दिया यार, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो म्यू ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, sin r कितना 90, तो sin 90 कितना हो जाता है 1 नहीं हो जाता है क्या, और sin i नीचे ic हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin ic इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। 1 कौन सा, डेंसर या रेयरर? डेंसर वाला, समझ आया? जल्दी तो नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी हुआ है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम हमेशा एक्टिव रहता है, कमेंट हमेशा एक्टिव रहते हैं, पूछोगे फटाक से आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, दूसरा डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो बात है। बाकी बचा क्या हम पे, प्रिज्म, एक चीज़ बची है प्रिज्म, वो भी देख लेते हैं, चलो लगे हाथ, थोड़ा सा बहुत हमने खींच लिया है तो प्रिज्म भी खींच लेंगे, इजी है। प्रिज्म कुछ नहीं होता है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जब लाइट रे पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, प्रिज्म ग्लास का बना है, ग्लास डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। पर सर यहाँ पे पहले आपको नॉर्मल बताना पड़ेगा, नॉर्मल आपको हर सरफेस के लिए सिखाया है क्या? नॉर्मल बनेगा ऐसे, नहीं सर ये कहाँ 90 बना रहा है इसके साथ, नॉर्मल ऐसे नहीं बनेगा। नॉर्मल कैसे बनेगा, मान के चलिए कोई सीधा सरफेस है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट एक आदमी को खड़ा करना है तो ऐसे ही तो खड़ा करोगे, नॉर्मल बना। उसके बाद क्या होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाऊंगा मैं, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रिज्म भी काम करता है। प्रिज्म में भी बहुत सारी कंडीशन होती है, कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये ऊपर वाले को हम एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है कि एक प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब इसकी बेस लाइन और ये अंदर वाली लाइन पैरेलल बन के आ जाती है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है हमसे, ठीक है। प्रिज्म की कहानी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, बट मैंने जितना आपको एक्सप्लेन करा है उससे आप प्रिज्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं, पता है।
एक चीज़ मैंने आपको बताई है बस, वो क्या है, एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशन, कि जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, खुला खुला जगह जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। और जब दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने, दूसरी चीज़ क्या बताई, जब रेयरर से डेंसर जा रहा है तो मतलब डेंस मीडियम में जा रहा है, स्पीड कम तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और तीसरा इंटर्न क्रिटिकल एंगल वाला, मान के चलो प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 47 डिग्री है, मान के चलो, और 47 से बड़ा एंगल आई निकल गया तो वो क्या बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान के चलो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाला बाहर तो जा ही नहीं सकता है, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा किस एंगल के साथ, 60 के साथ ही। रिफ्रैक्शन तो अलग एंगल में होता है पर रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है, एंगल आई एंगल आर। समझ आया? ये था आपका चैप्टर 4 रिवीजन लेक्चर। हमने डिटेल डिस्कशन करा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने देखी है और इतनी चीज़ें मैंने कवर करी है जिससे आपको क्वेश्चन बनेंगे। प्रिज्म मैंने आपको ऊपर से बताया, बट आपको पता है प्रिज्म आपका जो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, जो डेंसर रेयरर वाली कहानी मैं सुना रहा हूँ, दूसरी कहानी क्रिटिकल एंगल वाली, उन्हीं से उनका एप्लीकेशन है प्रिज्म, कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा आप मुझसे पूछोगे, कमेंट करोगे, एक्टिव हो। आपको प्रिज्म की अलग वीडियो चाहिए, इस चैप्टर की डिटेल वीडियो चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी, सब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बट आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तभी आप समझ पाओगे। तो चैप्टर 4 आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत समझ आई होगी आपको चीज़ें, थोड़ा सा आप फेमिलियर हो पाए होंगे इस चैप्टर से, थोड़ा आपको ठीक है मतलब लाइट का सीन समझ आया होगा, कैसे काम कर रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही हम कौन से चैप्टर को अब कंटिन्यू करेंगे, 5th चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई है, एक बच्चे का कमेंट आया था मुझे अभी रिसेंटली, ठीक है, उसका कमेंट देख के मैंने थोड़ा ट्राई करा मैं थोड़ा और जल्दी से वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैं फटाक से आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, वीडियो से रिलेटेड या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मैं इम्प्रूव करूँगा। तो तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।